मेरी मौत के बाद एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईने को तोड़ते हुए मैं जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है तू? कम से कम तू तो मुझे देख। एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और तेरे भी नखरे हो रहे हैं। रिया भागते हुए आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ, कोई भी नहीं है कमरे में, और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली होगी कोई, बेड के नीचे छिप गई होगी, ध्यान से देख। मम्मी ने अंदर से आवाज़ दी। रिया ने बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझे हंसी ही आने लगी। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं है बिल्ली, कहाँ भाग रही है? रिया भागते भागते रुक गई और अजीब सहूलियत के साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ सुन लिया होगा। मैं खुश हो गया, मुझे लगा कोई तो मुझे सुन पा रहा है। रिया, मैं हूँ तुम्हारा रोहन। हाँ रिया, मैं तुम्हारा रोहन, कहते हुए मैं रिया की तरफ गया। रिया मेरे लिए नहीं रुकी थी, दरवाजे पर उसकी चुनरी फंस गई थी। वो अब वापस दरवाजे के पास आने में आलस करते हुए कुंदे में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उस दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और धीरे धीरे उसके पास ले जाने लगा, लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतजार बिना किए किचन की तरफ दौड़ लगा दी। मैं भी दुपट्टे का दूसरा छोर पकड़े उसके पीछे पीछे भागने लगा। रिया और उसकी लहराती चुनरी किचन में माँ के पास पहुंची। तेज भागने की वजह से किचन में भी ब्रेक नहीं लगा और माँ से जा टकराई। मैंने अपना माथा ठनका। अब तो खाएगी यह डांट, बावली लड़की है ये तो। भला बिल्ली से इतना कौन डरता है? क्या हो गया है तुझे? ऐसे क्यों भाग रही है? बिल्ली ही होगी, कोई बाघ तो नहीं है, माँ ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। पूरा शीशा टूट गया है, पता नहीं कैसे, जरूरी थोड़ी बिल्ली ही होगी, रिया बोली। तू फौजी की बीबी होकर इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली, काकरोच और चूहे तो जैसे कोई आतंकवादी हैं तेरे लिए, और कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे होंगे। हा हा हा, आज आएगा रोहन तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करो, बॉर्डर के तो करते ही रहते हो, माँ बोली। रिया भी हल्की मुस्कुराहट के साथ चूल्हे पे चढ़ाई खीर को चम्मच से हिलाने लगी। कितनी खुशी है दोनों मेरे आने की, और मैं सुबह से थक गया दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो आगे पीछे घूम रहा हूँ इनके, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तू इसको मत हिला, जाकर फ़ोन कर रोहन को। कल रात को हुई थी बात, तो बोल रहा था सुबह 8 बजे तक आ जाएगा, नाश्ता तैयार रखना। 8:45 बज गए हैं, माँ ने कहा। सुबह से 4 बार कर लिया फ़ोन, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको, आज मैं तो बात भी नहीं करूँगी, रिया ने कहा। सोया होगा गाड़ी में, जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू एक बार और कर फ़ोन, जा मेरे फ़ोन से कर ले, माँ ने कहा। रिया ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फ़ोन उठाया और मेरा नंबर डायल करते हुए मिलाने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि रिया को मेरा नंबर याद रहता है। वो अपने फ़ोन से भी मुझे नंबर डायल करके फ़ोन करती है, जबकि नंबर सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या दूसरे नंबर पर रहता है। फिर भी आदत से मजबूर। घंटी जा रही है लेकिन उठा नहीं रहे। घंटी की आवाज़ सुनकर मैंने जेब को टटोला तो मेरे जेब में फ़ोन नहीं था। संदेशे आते हैं वाले गाने की सीटी मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने रिंगटोन पर वही लगाया था। शायद मेरे फौजी होना भी एक कारण था और उस गाने से मुझे बहुत लगाव था। फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ गूंज रही थी। एक सुनसान जंगल में मोबाइल ज़मीन पर हल्की धूप घास में ओस की बूंदों को ओढ़े हुए वाइब्रेट कर रहा था, और उसके थोड़ी ही दूर एक गाड़ी का एक दरवाज़ा अध जला हुआ था और कांच के काले टुकड़े थे, और पास ही एक गाड़ी के पहिए में अब तक आग लग रही थी। रिंगटोन की आवाज़ कानों में गूंज रही थी क्योंकि मैं अभी मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती हुई गाड़ी और झाड़ियों में फंसी कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल को पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फ़ोन आ रहा था
और मैं जानता था कि मेरी पत्नी रिया कर रही है। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं जयर से चिल्लाया नहीं। मेरी नहीं बोलने की आवाज़ पूरे इलाके में गूंजी थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे से खुद की लाश के पास गया और उसे उठाने लगा, उसके सीने को मलने लगा ताकि श्वास वापस आ सके, लेकिन यह असंभव कार्य था। मैं हिम्मत हार चुका था। एक तरफ रिया और माँ दोनों को मेरा इंतजार था और दूसरी तरफ मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था। मेरी तो नहीं, लेकिन सरकारी गाड़ी थी जिसमें मैं और मेरे 5-6 और साथी थे। शायद गाड़ी सड़क से नीचे गिर गई थी। मैं रात के उस वक्त को याद करने लगा जब हम एक साथ बॉर्डर के पास लगे कैंप में अपनी छुट्टी अप्रूव करके लौट रहे थे। सारे भाई लोग भी इतने ही खुश थे जितने हम 7 लोग जिन्हें छुट्टी मिली थी। रोहन यार, हमारा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। रात को कंबल कुटाई किसकी करेंगे? आलोक ने शरारती अंदाज में कहा। आलोक मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था और परेशान भी सबसे ज़्यादा मुझे करता था। जब वो परेशान करता था तब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो दोस्ती के नाम पर बस मजाक उड़ाता है मेरा। मैं बहुत बार उससे हमेशा के लिए झगड़कर दोस्ती से छुट्टी लेने की सोच लेता था। तंग आकर उसकी बात बात पर छेड़ना और बाकी लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन हर मुसीबत में जब वो मेरा साथ देता था तो मुझे यकीन हो गया कि वो बस मजाक करके सबको हंसाता है, दोस्ती भी तो निभाता है। उस दिन जब 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला किया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहां से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे, लेकिन आलोक तब तक दीवार लांघकर नहीं गया जब तक मैं फंसा हुआ था, जबकि वो ही सबसे फुर्तीला था। उसने पहले मुझे दीवार लंघवाया, उसके बाद खुद लंबी छलांग लगाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आलोक ही मेरा अच्छा दोस्त है। कल शाम को हंसते हंसाते आलोक ने मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अब तो कुछ दिन अपनी बीवी के पल्लू में बंधे रहना, जिसे परसों मैंने आई लव यू बोला था। सब लोग हैरानी से आलोक की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई। मेरे फ़ोन से मैसेज भेजा था, रिया से मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने उसे बताया था, तो पता नहीं कब इसने ऐसी हरकत कर दी। कमीना है, ये दोस्त नहीं है। सब लोग हंसने लगे। हम गाड़ी से थोड़ी दूर ही गए थे कि आलोक का सैड इमोजी के साथ मैसेज आ गया, आई मिस यू यार। मैंने स्माइली फेस भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता था वो यहाँ भी कोई गेम खेलेगा। गाड़ी निकल पड़ी पिंजौर की तरफ। पंजाब बॉर्डर से होते हिमाचल की तरफ जाना था क्योंकि सब लोगों को छोड़ते हुए जाना था। मैंने गाड़ी के लास्ट वाले सबसे बड़े सीट पर कब्जा किया और पेट के बल लेटकर कोहनी पर सारा भार देते हुए मोबाइल हाथ में ले लिया। रिया को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश हो ना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे महीने की। साथ में मैंने लास्ट सीट पर लेटे हुए एक सेल्फी ली और रिया को सेंड कर दिया। तब भी रिया को यकीन नहीं आया क्योंकि उसके साथ अक्सर मैं ऐसी टिटोली करता रहता था। पुरानी फ़ोटो भेजकर उसने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया। तब मेरे पास हेडफोन नहीं था तो मैंने फ़ोन काटते हुए पहले बैग से हेडफोन निकाला और उसके बाद दोबारा कॉल लगाने लगा तो रिया का मैसेज आ गया, मुझे पता है आप आ रहे हो। वीडियो कॉल कर रही थी लेकिन अब माँ के साथ मार्केट जाने लगी, शाम को कर लूँगी, टाइम लगेगा तो। नहीं भी किया तो भी कल तो आप आ ही जाएंगे। रिया का मैसेज देखने के बाद मैंने कॉल बैक नहीं किया, माँ को कॉल कर लिया। हेलो प्रणाम माँ, बैठ गया तू गाड़ी में, थोड़ा ध्यान से आना ठीक है, माँ ने बोला। लेकिन आपको कैसे? मैं कुछ कहता कि माँ दोबारा बोलने लगी, मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि तेरे से मुलाकात होने वाली है, और जब बहू ने खुश होकर बताया कि रोहन आ रहा तो मैं समझ गई कि मेरा उस दिन का सपना जरूर पूरा होगा। 2-4 दिन पहले ही सपने में तू आया था घर। सपने तो मुझे भी आते हैं मम्मी, लेकिन बहुत अजीब ऐसे सपने कि मैं किसी को बताऊं भी तो कैसे। अजीब तरह से शुरू होते हैं, अजीब तरह से खत्म। मैंने कहा, तू तो बचपन से अजीब सपने देखता है, तेरे सपनों पर तो किताब भी लिखी जा सकती है।
अभी वो सब छोड़, तू ये बता कि नाश्ता क्या करेगा कल सुबह। माँ ने कहा, ऐसा मत पूछो, आप जो पकाते हो वो स्पेशल होता है, कुछ भी पका लेना, मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा, माँ ने मार्केट जाना था तो जल्दी फ़ोन काट दिया। रास्ते में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है, नेट भी नहीं चल रहा था। मैंने मोबाइल में गाने चलाकर सोना ही बेहतर समझा। मेरी एक और ख़ास बात थी जिसके कारण मेरा मजाक भी बनाते थे दोस्त। वो ख़ास बात ये थी कि मुझे जहाँ आंखें बंद करके 5 मिनट रह लिया वहीं नींद आ जाती थी। कभी कुर्सी में, कभी किसी पत्थर में, कभी कभी कैंप के अंदर चटाई बिछाकर ही सो जाता था। इतनी प्यारी नींद थी कि इंतज़ार करती आंखें मूंदने का। गाना सुनते सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई। उस नींद के बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर चला गया तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। रिया ने भी नहीं देखा, ना ही माँ ने। जब रिया ने माँ के फ़ोन पर फ़ोन किया तो मैंने पाया कि मैं तो किसी जंगल में ही बेसुध पड़ा हूँ। इस कहानी का सेकंड पार्ट सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।